तो भाई आप लोग आ जाइए, अपनी चौथे दिन की क्लास के बाद पांचवें दिन की क्लास में हम मौजूद हैं। तो भाई शक्ल से न नाम से मतलब हमारा सिर्फ काम से। तो आज का काम मेरा है भैया, पांचवें दिन में आ चुका हूँ आपके शिखर बैच क्लास 12 को लेकर, और हमारी बात जो होनी है आगे बढ़नी है। आप लोग आ जाओ तो बता दो हाँ सर हम आ चुके हैं, बात को आगे बढ़ाया जाए। उम्मीद कर रहा हूँ जल्दी से आप लोग मेरे साथ मौजूद होंगे, तो कमेंट में जल्दी से बताओ कि आप लोग मौजूद हो तो मैं आगे बढ़ जाऊँ, मुझे हरी झंडी दे दो। चलो ठीक है, मेरे पास कमेंट आना शुरू हो चुके हैं। गुड आफ्टरनून कोमल, गुड आफ्टरनून चिंटू, गुड आफ्टरनून। चलो ठीक है, मेरी आवाज़ क्लियर है तो चलो ठीक है, तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ जाता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं, पिछले चैप्टर से कनेक्ट करके मैं बात करूँगा, फिर आगे बढ़ेंगे। पिछली बार हम लोगों ने देखा था इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, अलग अलग सवाल थे हमने किए थे, बोर्ड में जिस तरह से आते हैं इनके प्रिकॉशंस भी बात कर चुके हैं। अगर कोई पहली बार इस क्लास में आ रहा है तो जाके बेटा पहले पिछली क्लास देखो फिर आ जाना। तो अब मैं अपनी बात की शुरू करूं तो हमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग पे हमारी बात हो रही थी, हमने मेथड अपने निपटा दिए थे। तीसरे पार्ट में मैं आज इंटर करूंगा और अपने इस यूनिट को क्लोज करूंगा। इस क्लास में हमें इस यूनिट को क्लोज करना है, दिमाग में रखोगे। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ जाता हूं। तो भैया पहले आगे बढ़ने से पहले समझ लो कि हम लोग आपके हफ्ते में 6 दिन आ रहे हैं। मेरा टाइम आपका चल ही रहा है 3:15 से 4:15। वहीं आपका फिर टाइम अकाउंटेंसी का है जो मेरे बाद अभी आने वाले हैं आपके टीचर, और फिर आखिर में आपके बिजनेस स्टडीज़ की बात होगी। 3 दिन मैं क्लास 12th में आऊँगा, आपको मालूम है 3 दिन हमारा 11th बैच है, 3 दिन क्लास 12th का बैच है। तो आप उदय बैच में बता देना जो लोग आपके जूनियर्स मौजूद हों जिनसे आपका कांटेक्ट हो, अगर परेशान फिरते हैं बता देना कि भैया उदय बैच पे आपको पूरी क्लास 12th और 11th, पूरी 11th की आपको कॉमर्स बताई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, सही से बताई जाएगी। फिर ऐसे 12th में तो आप मौजूद ही हो। तो मैं अपनी बात को आगे ले लूँ तो जहाँ छोड़ा था वहीं से लूँगा। हमने देखा था कि बोर्ड आपके कई तरह से सवाल लेता है। अब एक सवाल बोर्ड ने इस तरह का लिया है जिसमें इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों को लेके बात हो रही है। तो पहले सवाल देखो और फिर बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या करना होगा। तो सवाल आपका क्या कह रहा है कि फाइंड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये समझो कहाँ से होगा करेक्ट। पिछली वीडियो पे जाना है, पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि जब एक्सपेंडिचर मेथड बात करी थी तो उसमें मैंने कहा था, बताया था आपको कि बोर्ड सबसे ज़्यादा कार्यस्थानी जो करता है वो इन्वेस्टमेंट के साथ करता है, यानी कि ये जो है ये आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। ख्याल रखो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब कौन से मेथड से कनेक्ट हो गया? आपका जवाब होगा एक्सपेंडिचर मेथड से। देख लो, सोच लो ज़रा, ठीक है। पिछली वीडियो देख लेना अगर बात क्लियर नहीं हो रही है। फिर अगली बात करी तो हमारा अगला पार्ट जो पूछा गया है वो है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस भी पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में डिस्कस हो चुका है, जिसमें आप जानते हो कि ऑपरेटिंग सरप्लस का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हम अपनी इनकम मेथड को अप्लाई करते हैं। इनकम मेथड में हमें मालूम है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम करके हमारी कह सकते हैं नेशनल इनकम बनती है। तो ये ध्यान रखो। तो अब यहाँ पर एक तरफ मैं कनेक्ट करूँगा कौन से मेथड से? आपके एक्सपेंडिचर मेथड से, और एक तरफ मैं कनेक्ट करूँगा आपके इनकम मेथड से। तो अब ये दोनों तरह से हमें बात स्टार्ट करनी है। तो भैया पूछा जाए कौन सा बात पहले करें, तो जो छोटी बात है वो पहले निपटा दो, फिर आगे हम बड़ी बात पे जाएंगे। तो छोटा सा मैं अगर बात करूं तो समझ लो कि हमारा जो पहले है हम लेके चलेंगे वो होगा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस को लेके हम आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत सिंपल बात है। हमें गिवन क्या है? नेशनल इनकम गिवन है, और आपकी जो ऑपरेटिंग सरप्लस होता है वो कहाँ से कनेक्ट होता है? डोमेस्टिक इनकम से। नेशनल से डोमेस्टिक में आओ, और डोमेस्टिक इनकम जब मिल जाए यानी कि एनडीपीएफसी, जब एनडीपीएफसी मिल जाए तो आप जनरल फॉर्मूला फिर इनकम मेथड के थ्रू लगा के सवाल करोगे आगे। तो सबसे पहले हम लेके आते हैं एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
साथ के साथ बताते चलना कि अगर कहीं दिक्कत हो तो बता देना कि सर हाँ यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि अगर ज़रा सी भी कन्फ्यूजन अगर यहाँ रह जाती है तो आगे, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं तो आपको दिक्कत आगे आ जाएगी। इसलिए यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को बताते चलना, कमेंट करते चलना। तो मैं बात कर रहा हूँ क्या है NDPFC। आपको मालूम है NDPFC कैसे निकलेगा? NNPFC की मदद से निकलेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं, यानी कि यही गिवन है NNPFC। ख्याल रखोगे कितना गिवन है, जो भी गिवन है अभी देखेंगे, माइनस करना होगा। माइनस क्या करना होगा? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि अब इसकी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके ध्यान रखना नेशनल इनकम में NFIA होती है, यहाँ नहीं होती, तो माइनस NFIA करो। अब जरा करके देख लेते हैं। तो आपका NNPFC कितना है? आपने का 22,000 कितना है? 100, 122,100 ऐड करना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस, अब माइनस है और माइनस 120 आ रहा है। ख्याल रखना माइनस 120 तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि ये एडिशन हो जाएगा। तो अब आपका आखिर में यहाँ आ जाता है कितना? कर लेते हैं 0 2 3 नहीं 2 2 2 2 3 0 150। सॉरी, ये ख्याल रखना गड़बड़ कर दी मैंने, ये गिवन है आपको 150। 2210 ये क्या है? माइनस 150। ख्याल रखना था। तो ये आता है कितना? 0 5 2 2 2। तो ये आपका निकल के आ गया पहला NDPFC। अब साथ के साथ NDPFC का एक फॉर्मूला है, अब उसको देखेंगे। यानी कि यहां तक ध्यान रखो कि डोमेस्टिक इनकम मिल चुकी है। क्लियर है? डोमेस्टिक इनकम कैसे मिली? कि आपने NNPFC माइनस NFIA कर लिया। फिर आगे हमने बात करी तो हमें अब NDPFC का एक नया फॉर्मूला मालूम है। NDPFC इज इक्वल टू कौन सा मेथड? इनकम मेथड, यानी कि इसमें हुआ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। अब देखने वाली बात है कि हमें कौन सी चीज़ें गिवन हैं इनके अकॉर्डिंग। तो हमने कहा कि हमें यहाँ पर मिक्स इनकम की बात करी जाए तो मिक्स इनकम कितना गिवन है? आपने कहा मिक्स इनकम आपको गिवन है, ये रही कितनी? 4800। मिक्स इनकम भी गिवन है। फिर आपसे पूछा गया ऑपरेटिंग सरप्लस, तो आप कहोगे ऑपरेटिंग सरप्लस तो हमें कैलकुलेट ही करना है, तो ये तो हम बताएंगे ही, यहाँ पर नहीं रख सकते। और आपकी अब COE में क्या है? वेजेस एंड सैलरीज गिवन है 12,000। तो अब हम कह सकते हैं कि हमने कहा NDPFC कितना निकलेगा? आपने कहा 22250 इक्वल्स टू कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना आया? आपने कहा 12,000 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है, और फिर आपका यहां पर क्या है? मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 4800। अब टोटल करना है तो टोटल कर लेते हैं, जरा नीचे कर लेते हैं जरा सवाल को, और टोटल में साइड में कर लेता हूं। तो अब क्या करना है आपका हो जाता है कितना है? आपने कहा ये हो जाएगा OS, ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू कितना मिलेगा? ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू, तो देखो आपका 22,250 माइनस, अब ये माइनस करना है, क्या है कितना माइनस करना है? तो आपने कहा 12,000 प्लस 4800 008616800 माइनस करो। अब 16800 किस में से माइनस करना? जरा कर लेते हैं यहाँ पर साइड में अलग। फिर से देखो ये हमारा रफ कॉलम चल रहा है, समझ लो रफ बनाते थे ना रफ कॉलम, तो वही है ये। अब आगे के बना लेते हैं। तो इसमें कहा 2250 माइनस 168 कितना है? 00 0 5 4 और 5। तो आंसर आ गया फाइनल कितना? 5450, यानी कि ये निकला ऑपरेटिंग सरप्लस। तो पहला पार्ट हमने सवाल का कंप्लीट किया, 3 मार्क्स आपके पूरे हो गए। तो ध्यान रखो पहला मिल गया ऑपरेटिंग सरप्लस।
तो ज़रा अब कैलकुलेशन ज़रा सवाल के सामने से हट जाता हूँ, ज़रा देख लो। हाँ कि सर जो आपने बता दिया हमें समझ में आ गया कहाँ से क्या उठाया गया है, देख लो। अब रिप्लाई कर दोगे तो ठीक है, मैं आगे बढ़ जाऊँगा कि हाँ मुझे क्लियर हो जाएगा कि मैंने जो सॉल्यूशन किया आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे जवाब मिल चुका है। ओके कोमल, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो अब यहाँ पर आगे के लिए अब हम दूसरा पार्ट उठा के चलते हैं सवाल का यहाँ से। अब क्या है कि आपको क्या करना है, आपसे अब बात करनी है किसकी, आपकी बात अब होने वाली है किसकी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पर। कौन सा मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है। अब एक्सपेंडिचर मेथड के लिए क्या चाहिए, जीडीपी एमपी चाहिए। हमें मालूम है नेशनल इनकम यहाँ पर जीडीपी एमपी नहीं है, तो जीडीपी एमपी हमें लाना होगा। और जीडीपी एमपी जब मिल जाएगा तो सेम हम फिर एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे और हम यहाँ पर अपना ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे जीडीपी एमपी कैसे निकाल के लाएं, तो अभी हमने यहाँ पर देखोगे एनडीपीएफसी निकाला था, एनडीपीएफसी निकाला था। इसी एनडीपीएफसी की मदद से हम जीडीपी में जाएंगे। कैसे, नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस प्लस एनआईटी करके। क्लियर है ना। तो मैं अपनी बात को अब आगे बढ़ाता हूं। तो अब हमने यहां पे अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करना है किसके लिए, अपना एक्सपेंडिचर मेथड से लेकर जीडी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। तो अब मैंने कहा जीडीपी एमपी इक्वल टू, अपनी बात सबसे पहले जीडीपी एमपी से लानी है क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड का पहला रिजल्टेंट क्या है, जीडीपी एमपी है। इक्वल्स टू कहां से आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो निकाला था अभी एनडीपीएफसी, प्लस क्या करना होगा, ग्रॉस से नेट में, नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, और प्लस क्या करना पड़ेगा, एनआईटी। तो इक्वल्स टू देखते हैं एनडीपीएफसी कितना निकला था। तो देखो भैया तुम्हारा जो निकला था 22,250, ठीक है 22,250 ये था दिख रहा है। तो यही 22,250 की वैल्यू उठा ली हमने। तो हमने अपनी बात करी 22,250 प्लस कितना करना, डेप्रिसिएशन देखो कितना है, आपने कहा 500, ये रहा डेप्रिसिएशन 500, प्लस अब क्या करना है, प्लस देखो क्या करना पड़ेगा, प्लस में डेप्रिसिएशन का एनआईटी, एनआईटी देखो कहाँ है, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ये रहे कितने 700। तो अब इक्वल्स टू कितना निकलता है, आपने कहा 0 0 7 5 12 12 का 14 का 4 हासिल लगा 1 2 3 4 0 0, ये क्या निकला। अब हमने दूसरे पार्ट में जीडीपी एमपी निकाल लिया। ये देखो यहाँ पर जीडीपी एमपी क्लियर है, दिख रहा है, कमेंट में बता दो तो मैं आगे बढ़ूंगा। क्यों तुम्हारा, क्योंकि ध्यान रखना तुम्हारे लिए ही यहाँ पर हूँ, तुम्हारा जवाब आएगा मुझे होगा कि हाँ ठीक है समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ो, बताओ जल्दी से। क्लियर है, तो ठीक है। अब आपने देखा कि हमारा जीडीपी एमपी आ गया। अब मैं अपने फाइनल काम पे आ जाता हूँ, जो इस सवाल से मुझे आगे जोड़ना है वो अब क्या है, आपका ध्यान रखना है आपको कि वो आपके लिए क्या है कि आपको एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लगाकर अब जो चीज़ें नहीं है उसको लेके आना है। यानी कि जीडीपी एमपी इक्वल्स टू कौन सा मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, सी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड, आई। अब आई बोलो या इसको मैं कह रहा हूं ये है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो निकालना है, ये ख्याल रखना, यही है आई, प्लस जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो सरकार ने खर्चा किया, सरकार ने सामान खरीदा, प्लस नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यानी कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने खर्चा किया। अब इनकी बात करनी है, देखो अब जो जो गिवन है उनको लो और जो नहीं गिवन है वो मिल जाएगा, सिंपल बात है। तो हमने कहा जीडीपी एमपी कितना निकला था, हमने लिखा 23400 इक्वल्स टू सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहीं गिवन है तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ढूंढो, यहां पर आपको मिलेगा, कहां मिला, तो आपने कहा ये रहा आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना 7200 प्लस आई तो कैलकुलेट करना ही है, प्लस जी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, देखो ग्रॉस जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये जी मतलब फाइनल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये रहा कि सरकार ने जो खर्चा किया 6100, और फिर आखिर में एक और चाहिए हमारा नेट एक्सपोर्ट यानी 3400।
तो अब देख लो जो जो चीज़ें गिवन थी हमने अपनी यहाँ लिख ली हैं, वेरीफाई कर लो सवाल से, ठीक है। लिखते जाओ, हैंड टू हैंड करते जाओ, ठीक है। कॉपी तुम्हारे पास मौजूद है, मुझे उम्मीद है कि तुम कॉपी लेके बैठे ही हो, तो करते जाओ और देखते जाओ कि हाँ ये गिवन था, ये हमने यहाँ निकाल लिया। अब हम अपने कैलकुलेशन पार्ट पे चले जाएं तो हम कह सकते हैं कि कैलकुलेशन में हमारा क्या निकलेगा, हमारा निकल के आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी जो हमें चाहिए था क्या, यानी कि इसको हम इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, ये चाहिए हमें। तो इक्वल्स टू कैसे निकला, हमने कहा क्या 23,400 माइनस, अब माइनस क्या करना है इनका टोटल, तो ज़रा इनका एक बार टोटल करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो हमने कहा कितना आएगा, आप करके देखो, साथ के साथ करोगे, ठीक है, अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा, समझ में आएंगी चीज़ें। तो हम टोटल करते हैं, कितना है 7200 प्लस 6100 प्लस 3400, 2 2 2 4 5 6 7 16, 16700 आता है, 16700 आ रहा है। तो हमने कहा क्या करेंगे, -16700। तो अब ज़रा यहाँ पर मैं फाइनली आंसर देख लेते हैं। तो अब आंसर क्या आने वाला है, इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर देखें 23,400 माइनस 16700 इक्वल्स टू 007 का 4 आ गया, और आपका ये बच जाता है 12, 12 में 6 गए 6, 6400 आंसर फाइनल आ गया है। वेरीफाई करो आंसर को, चेक करो कि हाँ ठीक है आंसर, कैलकुलेशन ठीक है, समझ में आ गया है, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो यहाँ पे हम अपने 6 नंबर पर कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब आपको सिर्फ समझना इतना है कि बोर्ड कुछ भी दे दे तो देखना है कि मेथड कौन सा कनेक्ट हो रहा है। मेथड तुम्हें मालूम ही है कि एक जनरल फॉर्मूला मेथड का, उसको दिमाग में रखना है। उसके अलावा फिर आपको दिमाग में रखना है जो इनकम रिलेटेड वेरिएबल से एक इधर से उधर जाने वाली बात है। तो यहाँ पे अपनी बात को कंप्लीट करके मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। तो मैंने कहा कि अब देखो आगे क्या होने वाला है। तो अब आगे की बात हमारी ये है, पहले तो एक अनाउंसमेंट है जो कि हमेशा तुम्हें बताता हुआ आ रहा हूँ कि एसएससी बैंकिंग लेके आए हैं हम लोग आपके लिए। उसमें हमारे अलग अलग मेंटर्स मौजूद हैं, मार्क्स मेंटर्स, हमारी फैकल्टी मौजूद है, आपको लेके जाएंगी आगे। आपका जो भी फ्यूचर एम है एसएससी से रिलेटेड या बैंकिंग से रिलेटेड, जो गवर्नमेंट कोर्सेज हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उनके लिए ये सारी तैयारी कराएंगे आपको। हमारा हिंदू एडिटोरियल बोर्ड आएगा इंग्लिश लेके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हमारी टाइमिंग है, देख लो। रीजनिंग की हमारी 11:15 से 12 तक है, और उसके बाद जनरल साइंस हमारी होती है। तो ये टाइमिंग आपको दिमाग में रखनी है। एवरी ट्यूसडे थर्सडे आपको 3 से 5 जो है हमारी स्पेशल डोज ऑफ कह सकते हैं मंथन दिया जा रहा है मेन लेवल क्वेश्चन क्वांट के, यानी क्वांट के जो है आपको हाई लेवल क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये ध्यान रखना, स्पेशल काम है हमारा। तो ये चीज़ हम कराते रहते हैं और आपको जुड़ना है हमसे, आप जानते हो। अब अगली बात मैं कर रहा हूँ, तो अब मेरे सामने वो टॉपिक्स आते हैं जो कि मुझे अब लेके आगे बढ़ने और चैप्टर को क्लोज करने वाला हूँ। एक आया नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस, फिर आता है हमारा जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, हमारा है जीडीपी डिफ्लेटर, और आखिरी बात हमारी होने वाली है जीडीपी एज इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। तो ज़रा बता दो मेरी बात क्लियर हो रही है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, मेरे पास जो रिप्लाई आप लोगों के आ रहे हैं अच्छा लग रहा है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो आगे अब हमारे सामने सबसे पहले आता है कि हमारी नेशनल इनकम देखनी है हमें एट कांस्टेंट प्राइस एंड करंट प्राइस। करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस की बात हो रही है। अब ये कांस्टेंट और करंट प्राइस क्या होते हैं और नेशनल इनकम इस पर कैसे देखी जाएगी, उसके लिए पहले मैं आपको आगे ले जाऊंगा, फिर दोबारा पीछे लाऊंगा। तो पहले आगे की बात कर ले तो आपको हेडिंग नजर आएगी नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। अब ये क्या है? जीडीपी तो आप जानते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, आप जानते हो। लेकिन अब ये वर्ड रियल और नॉमिनल लग जाए तो इसका मतलब क्या है? तो एक एग्जाम्पल से लेके चलता हूं, नॉर्मल ध्यान रखना। अब आपको मालूम है कि क्या होता है कि जब जीडीपी ग्रोथ होती है तो उससे कंट्री को फायदा मिलता है, हमारे यहाँ इनकम बढ़ जाती है हमारी, ये मान के चलते हैं हम, ये नॉर्मल हम लोगों का जानना है, ठीक है, मानते हैं। अब लेकिन मैंने एग्जांपल दिया कि 2010 एक ईयर था। अब इस ईयर में जो आपको जीडीपी नजर आया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, वो आपको नजर आया फॉर एग्जाम्पल 1000 करोड़ का। क्लियर है बात? वहीं ये 2010 से 2015 आ गया, आपको जीडीपी नजर आता है 1500 करोड़ का।
1000 से 1500 बढ़ गया तो हम खुश हैं कि हमारा जीडीपी बढ़ रहा है। बात क्लियर हो रही है ना? जीडीपी ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब बात यहाँ पे रुकती नहीं है, बल्कि यहाँ से क्वेश्चन पैदा हो रहा है कि ये जो जीडीपी का बढ़ना है हमारे लिए हकीकत में, रियलिटी में फ़ायदेमंद है। इज़ इट बेनिफिशियल फॉर अस और नॉट? यानी कि क्या हमारे जो जो नॉर्मल रेसिडेंट हैं, जो हमारे कंट्री के कह सकते हैं डोमेस्टिक बाउंड्री में लोग रह रहे हैं, हम लोग जो हाउस होल्ड के तौर पे बात कर ले अपनी, या हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स की बात कर लो, गवर्नमेंट की बात कर लो, क्या ये जीडीपी सबको फ़ायदा पहुँचा रहा है बढ़ता हुआ? तो अब ये डिपेंड करेगा कि जीडीपी के बढ़ने के पीछे वजह क्या है। अब इसके लिए मैं बात करूं तो बता दूंगा आपको कि जब हम किसी पर्टिकुलर कंट्री में जीडीपी यानी कि मार्केट वैल्यू देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, क्या देखते हैं? मार्केट वैल्यू, क्योंकि जीडीपी मार्केट प्राइस पे देखा जाता है, मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो मार्केट वैल्यू अब दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, प्राइस और क्वान्टिटी, ख्याल रखना। यानी कि आपने क्या बनाया देखा जाएगा, कितना बनाया और कितने का बेचा। तो मान के चलते हैं कि हमने जो भी प्रोडक्ट बनाया उससे हमारे प्राइस है एक तरफ और एक तरफ क्वांटिटी की बात हो रही है। तो हमने कहा कि फॉर एग्जांपल हमारा जो जीडीपी है 2010 का, उसमें क्या था, हमारे प्राइस थे 10 और हमारी जो आउटपुट था वो था 100 यूनिट। ये ख्याल रखो पहले एक सिचुएशन। अब जब ये दूसरा साल आया तो अब यहां पे आपके सामने दो पॉसिबिलिटीज आती हैं, दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। यानी कि जो जीडीपी आपको 1000 से 1500 नजर आ रहा है, यानी कि 500 का जो चेंज है, उसके पीछे की वजह जो नजर आती है वो मे भी आपका प्राइस हो सकता है, मे भी क्वांटिटी हो सकती है, मे बी प्राइस और मे बी क्वांटिटी, यानी फिर दोनों। तो अब मैं मान के चलता हूं कि हो सकता है कि आपका जो जीडीपी कितना हुआ है, आपका जीडीपी हुआ है कितना, आपका 10 प्राइस वही है लेकिन ये 150 हुआ है। आंसर वही आएगा, देखो 1500। यानी प्राइस सेम थे, प्राइस में बदलाव नहीं आया, बदलाव क्वांटिटी में आया, चेंज क्वांटिटी में हुआ, यानी 100 से 150 हो गई, यानी कि क्या हुआ 1500 आ रहा है। तो अब एक सिचुएशन ये आई, आंसर वही आएगा। और हो सकता है कि आपका जो जीडीपी बढ़ा के मिला है, मे बी प्राइस 15 हुए हो और आपका आउटपुट वही 100 रहा हो। दिस इज अनदर सिचुएशन। तो अब आपसे पूछूं, एक सिचुएशन ए थी कि जीडीपी ग्रोथ हुई है बिकॉज ऑफ द आउटपुट, यानी कि आउटपुट का चेंज है, और एक आपका जो सिचुएशन बी है बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइसेस। तो अब आप जवाब दोगे, आपसे पूछूंगा मैं, भैया कौन सी सिचुएशन फायदे वाली है, जरा बताओ जवाब। जवाब आपका मेरे पास आ जाएगा तो मैं तभी आगे बढ़ूंगा। बताओ जल्दी से कौन सी सिचुएशन फायदे वाली है। तो अब मुझे जवाब मिलता है कि हाँ ठीक है भैया, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने कोमल, कि हमारी जो सिचुएशन ए है, इट इज मोर बेनिफिटेड टू अस, क्योंकि हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रही है, आउटपुट बढ़ रहा है, रियल फ्लो बढ़ रहा है। लेकिन यहां पर यह सिचुएशन हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि यहां पे सिर्फ क्या हुआ, प्राइस बढ़े हैं, उस प्राइस की वजह से जीडीपी बढ़ रहा है। तो अब होता क्या है रियलिटी में, रियलिटी में आपके प्राइस भी बढ़ते हैं और क्वांटिटी भी बढ़ती है। तो इसलिए अब हमें यहां हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने दो कंसेप्ट बना दिए, एक बना दिया नॉमिनल जीडीपी और एक होगा रियल जीडीपी। अब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या है, इसके लिए एक और एग्जांपल। अभी तक मैंने बात करी है कि इनकी जरूरत क्यों है, व्हाई वी नीड नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, अभी इसकी बात हुई थी। अब बात मैं करने वाला हूं कि ये होते क्या है। तो अगेन आई एम गोइंग टू टेक ऑन अनदर एग्जाम्पल। तो जरा इसको देखो आप लोग, किसकी बात करनी है हमें, नॉमिनल और रियल जीडीपी की। तो जरा एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक टेबल बना लेते हैं पहले। ईयर लिया पहले हमने, ईयर, प्राइस, क्वांटिटी, और साथ में एक कॉलम हमने और लिया अपना, किसके लिए, जीडीपी के लिए। चलो ठीक है, हो गया। 2010 की बात करी थी, 2010 ही लेके चल रहा हूं। प्राइस मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल हमारे यहां 5, और हमारा जो आउटपुट है वो है हमारा 100। तो हमको कितना मिल गया, 500 का जीडीपी मिल रहा है।
ख्याल रखना 500। अब हो सकता है कि 2011 आ गया, अगले साल की बात कर रहे हैं कि हमारा जीडीपी और प्राइस दोनों में बदलाव आया है, मान के चल रहे हैं ये प्राइस आपके 5 से हो जाते हैं 10 और आपकी क्वांटिटी हो जाती है आपकी फॉर एग्जांपल 150। प्राइस भी बढ़े और क्वांटिटी भी बढ़ी, दोनों बढ़ के दिख रहा है, आपको नज़र आएगा। प्राइस भी इंक्रीज हुए हैं, क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई है। आपको मिल जाता है कितना चेंज, आपको मिल जाता है फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे करोगे तो 1500। तो ये 1500 का मतलब क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका है नॉमिनल। इसको मैं भी नाम दे रहा हूँ, तो ये क्या नाम दे रहा हूँ, नॉमिनल बोल के चल रहा हूँ। क्या, नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब हुआ कि आपने क्या करा, जो वैल्यू निकाली जीडीपी की वो करंट ईयर प्राइस पे निकाली। किस पे निकाली, करंट ईयर प्राइस पे। तो हम कह सकते हैं नॉमिनल जीडीपी का मतलब निकलेगा मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within that sector of the country measured at current price। ख्याल रखना है, करंट प्राइस पे आपने वैल्यू निकाली है तो वो क्या बनती है, वो बनती है नॉमिनल जीडीपी। ख्याल रखोगे। अब अपन नॉमिनल जीडीपी हमने निकाल लिया, ठीक है, हमने कम। अब हम बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ की, जीडीपी चेंज। जीडीपी ग्रोथ देखनी है तो कितना चेंज नजर आया आपको जीडीपी में। आपने कहा 100 पे, सॉरी आप 500 से कितने पे आ गए, 115 पे, यानी कि 1000 का चेंज आपको नजर आ रहा है, चेंज। क्लियर हुई बात, 1000 का चेंज है। यानी कि हमें लग रहा है कि हमारे यहाँ हमारी नेशनल इनकम में जो कि पहले अभी कितनी थी आपकी 500 करोड़ थी, अब वो 1500 करोड़ हो गई, 500 से 1500 पे आ गई, यानी कि 1000 करोड़ बढ़ गए। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। लेकिन अब जरा मैं बात करता हूं रियल जीडीपी की, यानी कि जीडीपी का दूसरा कंसेप्ट बताता हूं जो हमें रियल वाला था। तो रियल जीडीपी क्या कहता है, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइस। यानी कि अब एक कंसेप्ट मेरे पास आएगा कांस्टेंट प्राइस का। यहां करंट प्राइस पे मैं बात करता हूं तो मैंने अपना आइडेंटिटी क्या रखी है जीडीपी के लिए, P1 इंटू Q1, प्राइस ऑफ करंट ईयर इंटू मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। ख्याल रखोगे। लेकिन जब मैं कांस्टेंट जीडीपी पे कांस्टेंट प्राइस पे बात करता हूं, यानी कि मैं रियल जीडीपी की बात कर रहा हूं, तो मैंने कहा रियल जीडीपी इक्वल्स टू क्या होने वाला है, आपने कहा इट इज मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइस। यानी कि अब एक बेस ईयर माना जाएगा, उस बेस ईयर के प्राइस होंगे P0 और करंट ईयर की क्वांटिटी होगी। ख्याल रखना, ये दो आइडेंटिटी दिमाग में रखनी है। ये रियल जीडीपी के लिए आती है कि रियल जीडीपी का मतलब हो जाता है कि इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइस या फिर बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस। ख्याल रखोगे। तो इसी एग्जाम्पल से लेके चलते हैं कि हमने क्या करा 2011 के लिए ही, अब क्या करा 2011 के लिए ही हमने क्या निकाला है, अपना रियल जीडीपी निकाला है। अब देखो क्वांटिटी तो अगली होगी लेकिन क्या होगा, प्राइस वही माने जाएंगे। यानी कि अब समझ लो क्या होने वाला है, यहां पर P1 P0 कितना है 5, यानी 2011 इज बेस ईयर। ख्याल रखना, ये मैंने रखा है 2011 क्या है, बेस ईयर है हमारा। तो इसलिए P0 कितना हुआ 5 इंटू क्वांटिटी करंट ईयर की 150, और आपको कितना आंसर आएगा जरा करके देखो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके बता दो आंसर कितना आ रहा है। तो आप कहोगे 750। अब देखो पता चला कि जब हमने अपना यहां पर चेंज देखा था किस चीज का, प्राइसेस का, तो हमारे सामने चेंज नजर आया था 1000। यानी कि जीडीपी में नॉमिनल देख रहे हो तो चेंज ये दिख रहा है। लेकिन जब रियल निकाला तो हमें नजर आ रहा है 750। तो अब यहां पे समझ में आ जाना चाहिए कि यहां में बीच में ये 250 जो को चेंज नजर आया, ये जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस था।
ठीक है। तो प्राइस का बदलाव हमें समझ में आ जाता है कि अगर हम रियल निकालते हैं तो इससे हम क्या कर रहे हैं, वी आर एक्सक्लूडिंग द अफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। यानी रियल निकाला तो हमने इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लिया, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके बात करी। यहां पर इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया, ये आपको मिसलीडिंग फिगर दे रहा है, ये मिसलीडिंग फिगर दे रहा है और ये आपको क्या है, करेक्ट फिगर दे रहा है कि हाँ भैया अगर आपके यहाँ क्वांटिटी का बदलाव है तो ठीक है, अदरवाइज बाकी जो बदलाव ये दिख रहा है ये प्राइसेस का है, इसको हटा के चलो। क्लियर हुई बात। तो अब यहीं से आप पिछले पे चले जाओ तो आपको मिल जाएगी नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। तो बात क्लियर हो रही है, जरा बता दो। अगर मेरी ये वाली बात क्लियर है तो मैं पीछे की बात स्टार्ट कर लूँ, जरा देख लो। क्लियर हो रही है ना, दिख रहा है ना, देखो भैया देख के बता दो हाँ कि सर क्लियर हो रहा है, आप आगे बढ़ जाओ। तो ये ध्यान रखना है। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं अपनी बात को लेकर, सॉरी पीछे जाना है हमें, किसकी, नेशनल इनकम एट करंट एंड प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस बात करनी है। तो नेशनल इनकम जब वर्ड आ जाए तो समझ लो हम बात कर रहे हैं, इट इज द मनी वैल्यू, मनी वैल्यू किस चीज की, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और फिर हमने कहा प्रोड्यूस इन द विद इन, नहीं बल्कि क्या कहेंगे, नेशनल है तो हमने कहा प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स, नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। ठीक है। और आगे हमने क्या जोड़ दिया, हमने जब बात करी करंट प्राइस की तो हमने कहा मेजर्ड एट करंट प्राइस। ख्याल रखना है, ये डेफिनेशन पूरी हो जाती है कि आपने कहा नेशनल इनकम एट करंट प्राइस is the money value of all final goods and services produced by the normal resident of a country during an accounting year measured at current prices। क्लियर है बात। अब ये नॉमिनल, यानी कि मैं जो करंट इनकम की बात करूं तो मैं इसको कह सकता हूं नॉमिनल इनकम। ये कौन सी इनकम है, ये आपकी नॉमिनल इनकम को शो कर रहा है, यानी कि इसका कैलकुलेशन जो हुआ है वो नॉमिनल जीडीपी की मदद से हुआ है कि आपके सामने पहले नॉमिनल जीडीपी निकाला गया और उससे फिर आप आगे अपनी इनकम को लेके जा रहे हो। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। नॉमिनल इनकम जो कि नेशनल इनकम है लेकिन नॉमिनल है। फिर वही जब कांस्टेंट प्राइस की बात करी जाए तो अब यहां पे भी नेशनल इनकम ही है, तो आप यही कहोगे इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। लेकिन अब फर्क बैठ जाएगा, मेजर्ड एट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्राइस। अब कांस्टेंट की जगह मैं कह सकता हूं बेस ईयर प्राइस। ख्याल रखना, आप ये भी कह सकते हो बेस ईयर प्राइस भी कह सकते हो कांस्टेंट की जगह। यानी कि आपने एक बेस ईयर माना, जो बेस ईयर क्या हो सकता है, बेस ईयर आपका वो हो सकता है जो कि नॉर्मल ईयर रहा हो, ना तो वह बहुत महंगाई हो उस साल, ना बहुत डिफ्लेशन आया हो, मंदी आई हो। तो ऐसे साल को हमने बेस ईयर माना और उसके फिर प्राइसेस को कांस्टेंट मान के हम जीडीपी निकालेंगे और उसी से फिर नेशनल इनकम पे पहुंचेंगे तो हमारी बन जाएगी रियल इनकम। क्या बनेगी, रियल इनकम, रियल नेशनल इनकम, यानी कि कांस्टेंट प्राइस वाली। क्लियर हो गई बात। तो ये दिमाग में रखना है। अब हम अपने अगले कंसेप्ट पे बढ़े तो एक सवाल है, उससे पहले आगे देख लेते हैं। डिस्कसली ब्रीफ हाउ मनी रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंड हैंड। अब ये सवाल पिछली बार का है, पिछली बार हमने पिछली क्लास में ये सवाल लिया था। तो सेकेंड हैंड गुड्स को काउंट नहीं करते हैं, ये मालूम है आपको, इस पर डिस्कशन नहीं करना। डिस्कशन मेरा आ जाता है यहाँ पर। तो अब रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये बोर्ड आपसे पूछ चुका है, इसके बीच में डिफरेंस। तो अब डिफरेंस में जाओ, मीनिंग बताओ और मीनिंग के साथ साथ तुम्हें बताना होगा किस तरह से कैलकुलेशन होता है। यानी कि इस सवाल के लिए आपको ये दो आइडेंटिटी भी दिमाग में रखनी है, एक तो मीनिंग, मीनिंग के साथ ये दो आइडेंटिटी। यानी कि आपका जीडीपी कौन सा वाला, नॉमिनल वाला P1 इंटू Q1, रियल वाला P0 इंटू Q1, ये दिमाग में रखोगे और मीनिंग बताओगे और आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। क्लियर है। देखो अब आगे बढ़ जाता हूं तो आगे अब मेरे सामने आ जाता है अगला कंसेप्ट, जीडीपी डिफ्लेटर। अभी हमने पिछली बार में जरा देखोगे कि जो ये चेंज आया था जीडीपी, आपने देखा था 1000 का था, ठीक है, आपने निकाल लिया। अब आप देखना चाहते हो कि ये जो ग्रोथ हुई है आपकी एक साल में 2010 से 2011 में, जिसमें आपका जीडीपी कितना चेंज दिखा रहा है, 1000 का चेंज दिखा रहा है।
अब इस 1000 में प्राइस का कितना कंट्रीब्यूशन है ये बात करनी है, और आउटपुट का कितना है। या फिर हम देखना चाहते हैं कि इस जीडीपी के मेकअप में जो मेकअप हुआ है जीडीपी का 1000 का, इसमें प्राइस कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसके लिए फिर हमारे सामने जो कंसेप्ट आया है वो है जीडीपी डिफ्लेटर। तो अब जीडीपी डिफ्लेटर हम लेके आगे बढ़ने वाले हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर कहें या इसको नाम दे दें प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स आपको क्लास 11th में बताया था, इंडेक्स नंबर आपने पढ़े थे स्टैट्स में, उसी इंडेक्स नंबर से ये कनेक्ट होके बात कर रहा है। मालूम है आपको कि इंडेक्स नंबर में आप क्या बताते थे, आप बताते थे कि डिग्री ऑफ चेंज बताते थे, परसेंटेज में बात हो रही है कि कितना बदलाव आपका आता था, होलसेल प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, आपने ये सब करे होंगे। तो वही यहाँ पे पता चलेगा, लेकिन अब हम यूज करेंगे जीडीपी को। यानी कि अब प्राइस इंडेक्स की बात करूं तो इसको हम डिनोट करते हैं P01। P0 मीन्स कि एक बेस ईयर है और एक आपका करंट ईयर है, इन दोनों के रिलेशन में देखा जाएगा हाउ मच प्राइस लेवल इज गोइंग टू चेंज इन योर कंट्री। अब इसको हमने कनेक्ट कर दिया है अपने किससे, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी से। तो मेरा फॉर्मूला बनता है प्राइस इंडेक्स इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, अपॉन रियल जीडीपी कह के चलना है। तो अपॉन रियल जीडीपी, जीडीपी इंटू 100, मार्केट प्राइस पे वाली बात है, इंटू 100। अब इसको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में और दे सकता हूं जिससे आप कनेक्ट कर लोगे पिछली क्लास में। तो आपको मालूम है P01 प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू, अब नॉमिनल जीडीपी का मतलब है प्राइस ऑफ 1 ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, P1 इंटू Q1 अपॉन P0 इंटू Q1 इंटू 100। तो इस तरह का फॉर्मूला याद भी आ रहा होगा कि हाँ सर, इस तरह का फॉर्मूला हमने कहीं पर देखा था इंडेक्स नंबर में। लेस्टर पाशे फिशर की बात हो रही है, वहाँ पे अंडर रूट के साथ बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान रखो वही चीज़ बात आ रही निकल के। तो अब क्या पता चलेगा इससे कि आपकी ये वैल्यू बताएगी हाउ मच चेंज इज ड्यू टू द प्राइसेस में कितना बदलाव आया है। यानी कि हम कह सकते हैं जीडीपी डिफ्लेटर इज द प्राइस इंडेक्स विच शो द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस टू मार्क अप दी टू मेक अप दी जीडीपी। क्लियर है। अब जरा इससे हम आगे की आइडेंटिटी बना दें तो मैं बता दूं आपको कि इसी जीडीपी डिफ्लेटर की मदद से आपकी 2 आइडेंटिटी और बन के आएंगी। जरा देखते रहना, ख्याल रखना। तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैं बात करूं रियल जीडीपी की, रियल जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जरा देख लेते हैं, इसको सही से लिख लेते जरा। रियल जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू, रियल वाली बात हो रही है तो अब रियल कैसे निकलेगा, आप कह सकते हो नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स P01 इंटू 100। ख्याल रखो एक आइडेंटिटी मिल गई, दिमाग में रखो, देखो ये मिल गया फॉर्मूला। अब ऐसे ही मुझे एक और फॉर्मूला मिल सकता है, अगर हो सकता है मुझसे पूछा जाए नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी पूछा जा रहा है, रियल नहीं पूछा जा रहा। यानी कि अब मुझे रियल और प्राइस इंडेक्स गिवन होंगे, नॉमिनल पूछ लिया गया। तो अब मुझे यहां पर करना है रियल जीडीपी नॉमिनल इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। तो ये दिमाग में रखो, दीज आर द फॉर्मूला दैट वी कैन यूज टू शो द रिलेशन बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। यानी कि रियल और नॉमिनल जीडीपी का जो कनेक्टिंग फैक्टर है वो है जीडीपी डिफ्लेटर। यानी प्राइस इंडेक्स से आप इन 2 तरह के जीडीपी को कनेक्ट करते हो और इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके आप कहीं से भी कुछ निकाल सकते हो। अब आपसे पूछा जाता है, एक और बात बता के चलूं कि रियल जीडीपी बेटर है या नॉमिनल, तो आपका आंसर आता है रियल का, क्योंकि ये प्राइस का चेंज इग्नोर करता है और आपको रियल आउटपुट में जो चेंज है वो बताता है। ठीक है, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी रियल से पता चलती है, दिमाग में रखोगे। अब आगे की बात कर लें तो एक सवाल हमारे सामने गिवन है, इस सवाल को लेकर चलेंगे कि क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल की वैल्यू निकालनी है किसकी मदद से, आपको मालूम है नॉमिनल को निकालने के लिए प्राइस इंडेक्स गिवन होगा आपको 125 और आपको रियल जीडीपी गिवन है 500। इनका इस्तेमाल करो और आंसर लो। तो ज़रा करके देखते हैं। तो हमने कहा यहाँ पर ले लेते हैं साइड में छोटा करके इसको थोड़ा सा। अब गिवन क्या है, यानी कि रियल और प्राइस इंडेक्स गिवन है, नॉमिनल पे आना है। तो मैंने कहा नॉमिनल
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल्स टू क्या होगा, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इनटू मल्टीप्लाई करना होगा किससे, आपको प्राइस इंडेक्स से, प्राइस P01 से, और अपॉन में 100 होगा। देखो सही कर रहा हूँ, ज़रा बता दो हाँ कि सही कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे की बात कर लेते हैं। तो देखो भैया आपको क्या गिवन है रियल में आपको गिवन है 500 इंटू 125 अपॉन 100, तो इक्वल्स टू आपका निकल के आता है 5 5 25 का 5 लिखा, 2 कैरी 5 टू द 10 का 12 लिखा, 5 इन द 5 7 725 देखो निकल के आ रहा है या नहीं। ये कौन सा जीडीपी आ गया, ये आपका आ गया नॉमिनल। क्लियर हुई बात? देखिए सवाल ठीक है, समझ में आ रही है बात कि अब आपने क्या करा कि आपने फॉर्मूला अपना नॉर्मली जो आइडेंटिटी गिवन होती है रियल वाली उसको इस्तेमाल किया नॉमिनल जीडीपी को, नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू रियल इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। तो यहां तक मैं अपनी बात को कंप्लीट कर रहा हूं। आपको क्लियर हो रही है? आपको अगर क्लियर हो रही है तो बता दो, क्योंकि मेरे पास अब वक्त नहीं बचा, मुझे यहाँ पे कंप्लीट करनी है बात। तो ये क्लियर है? बात आगे बढ़ाता हूँ, बढ़ जाऊँ, ज़रा बता दो कमेंट में हाँ लिख दो कि सर हाँ क्लियर हो रहा है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, बढ़ जाऊँ आगे। चलो ठीक है, तुम्हारी इजाज़त मिल गई, मैं आगे बढ़ गया। अब मेरे सामने यहाँ पर अब अगली बात और आखिरी बात जो कनेक्ट करनी है, जल्दी से कनेक्ट करूँगा। ये आता है लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज ए इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। यानी कि अगर आपको अपने देश का डेवलपमेंट देखना है, जीडीपी ग्रोथ से क्या ये डेवलपमेंट हो जाएगा पूरा। अभी हमने देखा कि हमारा कंट्री अभी जो है जीडीपी के मामले में ब्रिटेन से आगे बढ़ गया। हमारा जीडीपी जो है ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोडक्ट जो है हमारा, वो किससे किससे ज़्यादा है? ग्रोथ डोमेस्टिक ब्रिटेन से ज़्यादा है। तो क्या ये ब्रिटेन से जो ज़्यादा है, क्या हम वाकई ब्रिटेन से आगे निकल चुके हैं? नहीं। आपको ये 4 फैक्टर दिमाग में रखने हैं जिससे पता चलेगा कि जीडीपी जो बड़ा है उससे आपको फायदा मिला या नहीं मिला। यानी कि ये कंसेप्ट आपको बताने वाले हैं, ये रीजंस हैं, ये पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर हम डिस्कशन करेंगे वेदर जीडीपी इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट और नॉट। तो मैं सबसे पहले यहां पर आंसर सबसे पहले देता हूं नो, जीडीपी इज नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। मैंने नो लिख दिया कि जीडीपी एक अच्छा इंडेक्स नहीं है वेलफेयर का। क्यों नहीं है? रीजन आता है ये सारे। तो पहला रीजन हमने लिया क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। यानी कि अब ये नहीं देखा जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ देख लिया कि कितनी इनकम आई है, नहीं, बल्कि अब ये भी देखना है कि उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ। यानी कि जब इनकम बटी मार्केट में, अलग अलग लोगों के पास इनकम पहुंची, अलग अलग इनकम, यानी जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनकी इनकम मिल गई, इनके रिवॉर्ड मिल गए। अब रिवॉर्ड क्या वो इक्वली गए हैं या अनइक्वली? तो अब अगर इक्वल गए हैं तो चलो अच्छी बात है, इक्वल हो गया। लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं है, ये कंफर्म है। इट इज सर्टेन कि हमारे यहां जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अनइक्वल होगा। इट इज सर्टेन, ये होना ही होना है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंफर्म है कि ये इक्वल नहीं होना, ये अनइक्वल होना है। और जो हमारी इक्वलिटी है ये मौजूद नहीं रहेगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो समझ के चलो भैया, बहुत सिंपल तरीके से बात कर रहा हूं कि आपको मालूम है कि जब प्रोडक्शन हो जाता है, लैंड, लेबर, कैपिटल की बात कर लेते हैं, तो हमने कहा एक हमारा क्या है, एक हमारा एंटरप्रेन्योर है और एक हमारी लेबर है। एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट, लेबर को मिलेगी वेजेस। तो कंपैरिजन कर लो कि मैं एज अ एंटरप्रेन्योर कहीं अपनी फर्म से प्रॉफिट ले रहा हूं, वहीं मैं उसी फर्म से अगर एज अ लेबर बात कर लूं तो जो मुझे वेजेस मिल रही क्या ज़्यादा होगा? तो आपका होगा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। यानी कि पता चला कि एक वर्किंग क्लास है और एक आपकी कौन सी क्लास है? ओनर क्लास है। ओनर क्लास की इनकम ज़्यादा होगी, वर्किंग क्लास की इनकम कम होगी। तो अब ये दिमाग में रखो कि खाली जीडीपी देखना नहीं है, बल्कि हमें देखना है हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। If income expenditure, if the income distribution is equal, then it is good. But it is confirmed that income inequality will increase. ये confirm है कि inequality बढ़ने वाली है, ये confirm है, ध्यान रखना है।
जैसे आप एग्जाम्पल देख लो कि इंडिया में आ जाओ कि इंडिया वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो ब्रिटेन को पास कर जाता है, वहीं अगर गरीबी में आ जाओ तो इंडिया में गरीबी भी मौजूद है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जो जीडीपी बढ़ा है इसमें सबका कंट्रीब्यूशन नहीं था, बल्कि कुछ चुनिंदा बिजनेस हाउसेस थे जिनका कंट्रीब्यूशन था। यानी कि अडानी और अंबानी का कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत ज़्यादा है, वहीं आम जनता का, दूसरी जनता का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। अगर वो अपनी इनकम को हटा ले तो पता चला इंडिया का जीडीपी बहुत नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक मेजर पोर्शन जो है इन लोगों के पास पहुंचा है, हमारे जो कह सकते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, ठीक है, उनके पास। तो ये ध्यान रखना है। फिर दूसरा देखा जाएगा कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी देखा जाएगा। अब कंपोजिशन क्या होता है तो इसका जवाब आप ही दोगे, आप तो मुझे जवाब चाहिए। कंपोजिशन वर्ड है, इंग्लिश का लिटरल मीनिंग है, क्या मतलब है, इससे क्या निकलेगा कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। तो मुझे जवाब क्या मिल रहा है कि सर जो जो सामान इसमें बनाए जाते हैं वो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी होता है। तो चलो ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी में हम बात करते हैं तो ठीक है कि कंपोजिशन का मतलब हुआ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर द पार्ट ऑफ जो जीडीपी। जैसे कि मैंने कहा कि जब जीडीपी आपका आता है तो इसमें आपके अलग अलग गुड्स बनाए गए। आपने रोड बनाई, उसकी वैल्यू काउंट करी गई। आपने कह सकते हैं कोई फैक्ट्री बनाई, उसकी वैल्यू काउंट करेगी। कंज्यूमर गुड्स बनाए, काउंट के सारे गुड्स काउंट होते हैं, मालूम है, ठीक है। अब हम यही कहते हैं कि हमने सिगरेट बनाए तो वो भी काउंट है यहाँ, हमने टोबैको प्रोडक्ट बनाए तो वो भी काउंट करे, हमने अल्कोहलिक ड्रिंक बनाई तो वो भी काउंट करी। तो अब पता चला कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका कंट्रीब्यूशन तो जीडीपी में है, जिनकी वजह से जीडीपी की यानी कि जो हमारे यहाँ मार्केट वैल्यू है आउटपुट की वो बड़ी है, लेकिन उनका इम्पैक्ट पॉजिटिव नहीं है। दे आर नॉट बी द पार्ट ऑफ वेलफेयर, यानी कि दे विल लीड टू दी इनवर्सली, यानी वेलफेयर पे निगेटिव असर डालेंगे, ये चीज़ें पॉजिटिव नहीं डालेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा कंपोजिशन ऑफ जीडीपी दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यू आर प्रोड्यूसिंग। आप अगर एक्सप्लोसिव बनाते हो, आप आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनाते हो तो इससे वेलफेयर नहीं होता। जीडीपी बढ़ता है लेकिन वेलफेयर नहीं होता। वेलफेयर होना चाहिए कि आपके सामने पब्लिक गुड्स बनाए जाएँ, आपके सामने हेल्थ एंड एजुकेशन की जो चीज़ें हैं उनको डेवलप किया जाए। तो अब यहाँ पर दिमाग में रखना है कंपोजिशन जीडीपी को भी। फिर अगला पॉइंट आ जाता है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। अब ये नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज की बात कर रहा हूं तो समझ के चलो, एग्जांपल लेके चलूंगा कि मैं यहाँ पे इजली में आया, यहाँ पे पढ़ाया और पैसे लेके घर गया, ये मेरा मॉनेटरी एक्सचेंज है, नौकरी करके जा रहा हूँ। वही हो सकता है कि मेरा छोटा भाई मेरे घर पे मौजूद है, मुझसे कहता है भैया मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ा दो, मैंने उनको पढ़ा दी इकोनॉमिक्स, उसको समझ में आ गई चीज़ें, वेलफेयर हुआ है। लेकिन ये हमारा क्या था, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज था, यानी कि ये पैसा जीडीपी में काउंट नहीं हुआ है। ख्याल करिए, ये पैसा जीडीपी में काउंट नहीं हुआ है क्योंकि ये कोई खर्चा हुआ ही नहीं है यहाँ पर। ऐसे ही मैं बात कर लेता हूं कि मार्केट में जाते हो, खाना खाने जाते हो, होटल पे खाना खा के आते हो, पेमेंट करके आते हो, वहीं पर फिर आपको आपकी मदर हुए, हमारे घर पे महिलाएं हैं, उनकी भी सर्विसेज होती है। हाउस वाइफ की बात कर लो, होम मेकर के तौर पे बात कर लो, वेलफेयर के लिए ज़रूरी है, हमारा डेवलपमेंट होगा, हमारी परवरिश अच्छी होगी, हमारी पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, पेरेंटिंग होगी, लेकिन जीडीपी में काउंट नहीं हो रहा ये केयर, है ना। तो आप कह सकते हैं कि कुछ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज जिसमें हमने, अब स्पेसिफिक एग्जांपल दूं तो मैं इसमें किचन गार्डन का एग्जांपल दे सकता हूं। किचन गार्डन का एग्जाम्पल ले लिया तो अब मालूम है कि क्या है कि आप अपने घर की ऑर्गेनिक सब्जियां खाओगे, यानी कि अब मार्केट में जाते हो, इनऑर्गेनिक सामान मिलता है, केमिकलाइज मिलता है, हेल्थ इशू होते हैं, लेकिन आपने कहा चलो ठीक है अपने घर में उगा के खाएंगे। अपने घर में उगा के खाया, ठीक है, खा लिया, भला हुआ, डेवलपमेंट हुआ, लेकिन ये क्या था, नॉन मॉनेटरी था, क्योंकि मार्केट में खर्चा नहीं हुआ, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ मार्केट में, तो इसलिए अब आपको जीडीपी ने इसको काउंट नहीं करा। तो अब हम कह सकते हैं कि जो वेलफेयर के लिए चीज़ें हो रही थी उसको काउंट कर नहीं रहा है। और इसी तरह से अब आखिरी कंसेप्ट जो पहले से ही कनेक्ट करके बात करूंगा तो वो होता है एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं? अब एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या होता है, दीज आर द पॉजिटिव एंड निगेटिव इंपैक्ट ऑफ आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि हमारे जो हमने प्रोडक्शन एक्टिविटी करी और हमारे ये थर्ड पार्टी पर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे जो निगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने फैक्ट्री चलाई, ठीक है, मेरा प्रोडक्शन हुआ, जो खर्चा मैंने किया, जो आउटपुट मैंने दिया वो काउंट कर लिया गया जीडीपी में, लेकिन मेरी फैक्ट्री के चलने पर जो पॉल्यूशन हुआ
उसको ऊपर कोई पेनल्टी नहीं हुई, तो पता चला उससे नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ, बल्कि वेलफेयर नहीं हुआ, निगेटिव इफेक्ट हुआ, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हुआ, तो उसको काउंट नहीं करा। ऐसे ही हो सकता है कि सरकार ने क्या करा, पब्लिक पार्क बनवा दिए। क्या बनवा दिए? पब्लिक पार्क। अब पब्लिक पार्क में जाते हो, सुबह हमारे बुजुर्ग आते हैं, सुबह फ्रेश हवा में टहलते हैं, हेल्थ अच्छी होती है, बच्चे हैं शाम में पार्क में खेल रहे हैं, महिलाएं हमारी टहल लगा रही हैं, तो अब इससे क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव हेल्थ एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है, फायदा होगा, वेलफेयर होगा। लेकिन अब हुआ क्या, जीडीपी ने जो पार्क बनाने में खर्चा किया वो तो काउंट कर लिया, लेकिन अब इस पार्क से मिलने वाला जो फायदा सोसाइटी को मिलेगा उसको काउंट नहीं किया। तो हम कह सकते हैं कि जीडीपी क्या कर रहा है, जीडीपी इज इग्नोरिंग द एक्सटर्नलिटीज, यानी एक्सटर्नल इफेक्ट। एक्सटर्नलिटीज मींस कह सकते हैं एक्सटर्नल इंपैक्ट। अब एक्सटर्नल इंपैक्ट ये दोनों तरह के हैं, पॉजिटिव भी हैं और निगेटिव भी हैं। पॉजिटिव है तो हमने इसको नाम दिए एक्सटर्नल बेनिफिट, और अगर निगेटिव है तो हमने नाम दिया एक्सटर्नल कॉस्ट। और अब समझ लो, एक्सटर्नल बेनिफिट है तो कोई पेमेंट हमें नहीं मिलेगा, कॉस्ट है तो कोई पेनाल्टी हम पे नहीं है। लेकिन क्या है, जीडीपी ने इसको इग्नोर कर दिया है। अब जीडीपी इग्नोर कर दिया तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जीडीपी ने हमारे यहाँ एज अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर काउंट नहीं किया। अब मैं बता के चल दूं, एक कंसेप्ट है जो कि सिलेबस में नहीं है अभी, वो होता है ग्रीन जीडीपी का। तो ग्रीन जीडीपी भी क्या होता है, ख्याल रखोगे, ये ग्रीन जीडीपी का कंसेप्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है, जो एक्सटर्नलिटीज हैं, उनके इम्पैक्ट को कंसीडर कर लिया जाता है। तो अब ये हमें पढ़ना तो नहीं है, लेकिन मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया है। यहाँ पे मेरी बात कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे की बात तो ये है कि अब अगली क्लास में आएंगे तो मिलेंगे, आगे की बात करेंगे। तो समझ लो भैया, हमारी साइंस है जो कि आपके सामने मौजूद है, आती है रोज़ के रोज़, ध्यान रखोगे, ठीक है, ख्याल रखना। मैथमेटिक्स की क्लास है, बायो हमारी 4:15 से 5:15 है, फिजिक्स की बात कर रहे हैं हमारी 5:30 से 6:45, और आखिरी क्लास हमारी केमिस्ट्री होगी 8 बजे तक। और मंडे टू थर्सडे लाइव है, 3 बजे हमसे जुड़ो साइंस के लिए, 8 बजे तक हम तुम्हें पूरी की पूरी साइंस कराएंगे। तुम्हें इंजीनियर बनना है इंजीनियर बनाएंगे, अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनाएंगे, हमारी साइंस डिपार्टमेंट मौजूद है साथ में। तो यहाँ पे मैं आज अपनी बात को कंप्लीट कर चुका हूँ। तो एक बार मुझे ज़रा बता दो कि सर हाँ आज की बात क्लियर हुई है। अगर कुछ पूछना चाहते हो तो मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेरे जाने से पहले बता दो कि हाँ सर क्लियर है, तो मैं आगे यहाँ पे कह सकता हूँ बेफिक्री के साथ जाऊँ और फिर अगली क्लास में आपका वेट करूँ कि हाँ भैया बच्चे सीख चुके थे, अब अगली क्लास में कनेक्ट करेंगे। चलिए, तो मुझे जवाब आपका आ गया, क्लियर हुआ आप लोगों को, तो गुड बाय आज के लिए, ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास यानी कि परसों सैटरडे 3:15 पर।